गुड मॉर्निंग एवरीवन। इससे पहले हमने गैर लाभकारी संस्थाओं में लेखा पुस्तकें कौन कौन सी रखी गई, वित्तीय विवरण कौन कौन से तैयार किए जाते हैं और वित्तीय विवरणों के अंतर्गत कौन कौन सी मदें आती हैं, उन मदों को हमने 3 भागों में डिवाइड करके इसका अध्ययन किया। अब हम अध्ययन करने जा रहे हैं उन मदों में से पहली मद चंदे की राशि प्राप्ति एवं भुगतान खाते में और आय व्यय खाते में। इससे पहले मैंने आपको ये भी बताया था कि रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट से इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में मदों को जब ले जाते हैं तो उन मदों को आयगत और पूंजीगत 2 भागों में विभाजित करके इनकम एंड एक्सपेंडिचर और बैलेंस शीट में ले जाते हैं। आयगत मदे इनकम एंड एक्सपेंडिचर में और पूंजीगत मदे बैलेंस शीट में हम ले जाते हैं। साथ में एडिशनल इंफॉर्मेशन में जो समायोजन दिया गया है, एडिशनल इंफॉर्मेशन में जो समायोजन दिए गए हैं उनको भी एड लेस करते हुए आय व्यय खाते में हम मद को ले जाते हैं। इस बेस पे हम एक प्रश्न देख रहे हैं। आपकी बुक का लघुत्रात्मक प्रश्न दूसरा है। लिखा गया है निम्नलिखित सूचनाओं से चंदे की राशि आय व्यय खाते में किस प्रकार दिखाएंगे। आय व्यय खाते में किस प्रकार दिखाएंगे अर्थात आपको रिसीप्ट एंड पेमेंट में दिया हुआ है और साथ में कुछ समायोजन दिए होंगे। उन समायोजनों को एडलेस करते हुए इनकम एंड एक्सपेंडिचर में ले जाना है और इस साइड में दर्शाओगे। ठीक है, देखते हैं मदद कौन कौन सी दी हुई है। 1 अप्रैल 2016 को जो मदद दी हुई है वो ओपनिंग बैलेंस जो दे रखे हैं वो पिछले वर्ष से ट्रांसफर करके लिया है। इसका मतलब कि लास्ट ईयर के बैलेंस है। लास्ट ईयर का बैलेंस क्या था, बकाया चंदा, मतलब लास्ट ईयर में जो बकाया चंदा आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन गत वर्ष का 15,000 है। प्राप्त गत वर्ष का प्राप्त अग्रिम चंदा एडवांस 5,000 रुपए है और वर्ष के अंत में 31 मार्च 2017 को बकाया चंदा 6,000 रुपए और एडवांस अग्रिम चंदा 10,000 रुपए है। इनको एड्रेस करते हुए 2016-17 वर्ष के दौरान प्राप्त चंदा 50,000 रुपए से आय व्यय खाते में दिखाई गई राशि ज्ञात करनी है। और किस प्रकार से ज्ञात करते हैं तो देखते हैं। इनकम एंड एक्सपेंडिचर का आपको फॉर्मेट पता है, ये लो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट एक नाम मात्र का खाता है जिसके डेबिट साइड में एक्सपेंसेस आते हैं और क्रेडिट साइड में इनकम। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के टाइप का ये अकाउंट है। तो इधर हम बता देते हैं एक्सपेंडिचर ये अमाउंट आ जाएगा, क्रेडिट साइड में इनकम और ये अमाउंट आ जाएगा। अब इस पूरे अकाउंट को हमें नहीं बनाना है। इस अकाउंट में आने वाली एक मद जो दे रखी है चंदे की, वो चंदे की राशि को हमें इस खाते में दर्शानी है। तो किस साइड में आएगी, पहले तो ये डिसाइड करना है कि ये चंदे की जो राशि हमारे लिए, हमारी संस्था के लिए एक्सपेंसेस है या इनकम है। तो देखते हैं चंदा हमारी संस्था को सदस्यों के द्वारा उनकी सदस्यता दी जाती है, हमारी संस्था को प्राप्त होती है, इसलिए हमारी संस्था के लिए वो इनकम है। तो इनकम को इनकम साइड में हम लिखेंगे। तो बाय सब्सक्रिप्शन कर देते हैं। बाय सब्सक्रिप्शन की एक ये मद है। शुरुआत कहाँ से करें तो हमने ये फॉर्मूला कौन सा लिया है, रिसीप्ट एंड पेमेंट से इनकम एंड एक्सपेंडिचर हम बना रहे हैं। इसका मतलब रिसीप्ट कितनी दे रखी है तो वर्ष 2016 के दौरान हमें प्राप्त राशि 50,000 है। अर्थात ये रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में हमें दे रखा है प्राप्त चंदा 50,000 रुपए। तो शुरुआत हम इसकी 50,000 से कर लेते हैं। अब इसमें बाकी की जो समायोजन है उनको एडलेस करना है। तो एडलेस का मैंने आपको एक फॉर्मूला दिया था और वो फॉर्मूला क्या था, वो एक तो आउटस्टैंडिंग और दूसरा
एडवांस, करंट ईयर और लास्ट ईयर। करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग हम कर रहे थे ऐड और एडवांस कर रहे थे लेस। इसी टाइप से लास्ट ईयर का यदि आउटस्टैंडिंग है उनको लेस कर रहे थे और करंट ईयर का है तो सॉरी लास्ट ईयर का एडवांस है तो ऐड कर रहे थे। अब इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग आप इसमें ऐड लेस कर सकते हो। तो हम देखते हैं कि सबसे पहले हमें दिया हुआ है बकाया चंदा ये 15,000 रुपए, ये कब का है और क्या करेगा, तो बकाया का मतलब होता है आउटस्टैंडिंग, तो आउटस्टैंडिंग हो गया। अब ये देखना है कि ये करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग है ये लास्ट ईयर का है। तो आप देख रहे हो इसकी डेट के हिसाब से कि ये अप्रैल की डेट है, इसका मतलब ये लास्ट ईयर से आया हुआ है, अर्थात लास्ट ईयर का आउटस्टैंडिंग लेस होता है। तो आप क्या करोगे, इसे यहाँ पर लेस लिखेंगे। आप आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन तो है ही है, आउटस्टैंडिंग लिख देते हैं फॉर करंट सॉरी फॉर लास्ट ईयर या प्रीवियस ईयर भी बोल सकते हैं इसे। वो कितना है 15,000 रुपए। ऐड लेस करने के बाद में रहेगा ये 35,000 रुपए। अब अगली बार इसके बाद में और देखते हैं प्राप्त अग्रिम चंदा, और ये है गत वर्ष का 1 अप्रैल का, इसका मतलब गत वर्ष का ट्रांसफर करके लिया है। गत वर्ष का एडवांस आप देख लो, ये एडवांस है और ये लास्ट ईयर है, तो इसको हम करना है ऐड। ये हम ऐड करेंगे, लिखेंगे यहाँ पर एडवांस इन लास्ट ईयर 5,000 रुपए। ये 5,000 लेस ऐड कर दिया तो हो गया 40,000 रुपए। दो मदद हो गई हमारी। इसी टाइप से हमें करंट ईयर की भी दो मदद ऐड लेस करनी है और करंट ईयर की दो मदद बकाया चंदा आउटस्टैंडिंग हमें ये क्या करना है, तो आउटस्टैंडिंग है ये करंट ईयर का है, इसको हमें करना होगा ऐड। तो इसका मतलब इसे हम लेते हैं यहाँ पर ऐड और लिखेंगे आउटस्टैंडिंग फॉर करंट ईयर। करंट ईयर कितना है 6,000 रुपए, तो 6,000 ऐड करने से ये हो गए 46,000 रुपए। अब फिर आगे बढ़ते हैं, एक लास्ट पद रह गई है और वो है करंट ईयर की। ये करंट ईयर का एडवांस है 10,000 रुपए, मतलब करंट ईयर का एडवांस क्या करेंगे लेस। तो ये लेस एडवांस इन करंट ईयर 10,000 रुपए। लेस करने के बाद में रह गया ये 36,000 रुपए। तो 36,000 रुपए जो सब्सक्रिप्शन का जो अमाउंट क्या हुआ है वो क्या हुआ है इनकम, अर्थात चंदे की करंट ईयर में आय कितनी हुई है 36,000 रुपए, जबकि प्राप्त कितना हुआ था 50,000 रुपए। जरूरी नहीं है कि जितना प्राप्त हुआ है वो पूरा का पूरा हमारी आय हो, हमें आय के लिए हमें करंट ईयर की आय को ही देखना है। वो अगला या पिछला है जुड़ा हुआ है तो उसको हमें लेस कर देना है। लेकिन अगर करंट ईयर में मान लो कि बकाया होने की वजह से ये भी प्राप्त नहीं हो पाया है तो उसको लाके हमें ऐड कर देना है, जिससे हमारे करंट ईयर की वास्तविक आय ज्ञात हो जाती है, अर्थात ये चंदे की आय ज्ञात हमें करनी है। ठीक लो, तो इस तरीके से आपका ये चंदे की राशि को हमें ऐड लेस करना हमने पहले भी सीख लिया था। मैंने इस पर प्रैक्टिस के लिए ये प्रश्न दूसरा दोबारा करवा दिया है। ये आप अपनी होमवर्क की कॉपी में और साथ में फाइल के लिए भी एक अलग पेज पे उतार के मुझे जमा करवाओगे ताकि आपके फाइल में मैं ऐड कर दूं। अब बढ़ते आगे, इसी टाइप से एक नया पॉइंट और ऐड हो जाता है और नया पॉइंट ऐड करने के बाद एक नया प्रश्न हम बनाते हैं। तो नया पॉइंट क्या है इस प्रश्न से हम समझते हैं कि इसमें नई बात क्या आ गई है। देखते हैं, इसी टाइप का एक लघुत्रात्मक तीसरा प्रश्न अपनी बुक्स का है, इसमें लिखा हुआ है निम्नलिखित परिस्थितियों को आय व्यय खाते में किस प्रकार दिखाएंगे। अब आय व्यय खाते में किस प्रकार दिखाएंगे तो वही बात आ रही है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर की बात आ रही है और आपको दिया हुआ होता है रिसीप्टेंट पेमेंट, अर्थात रिसीप्टेंट पेमेंट की मद को इनकम एंड एक्सपेंडिचर में किस प्रकार से दिखाओगे वो सेम टू सेम इसी टाइप का है, लेकिन ये मद बदल गई है। यहाँ पर आपके चंदे की जो मद थी, लेकिन यहाँ पर आपकी मद आ रही है स्टेशनरी।
अब देखते हैं स्टेशनरी में एक बात और बढ़ गई। क्या बढ़ गई? स्टेशनरी का स्टॉक होता है। स्टेशनरी का स्टॉक होता है और स्टॉक का मतलब है कि वर्ष के अंत में अगर स्टेशनरी की बची हुई सामग्री स्टॉक के रूप में है तो वो हमारे बैलेंस शीट में असेट्स के रूप में हम शो करते हैं। और इसी टाइप से गत वर्ष में यदि स्टेशनरी का स्टॉक कोई रह गया था, बच गया था, तो वो हमारा ओपनिंग बैलेंस था स्टेशनरी का, और करंट ईयर के अंत में जो बचेगा वो हमारा क्लोजिंग स्टॉक रहेगा। अर्थात स्टेशनरी का स्टॉक और दिया हुआ है, जो ओपनिंग स्टॉक मतलब 1 अप्रैल का जो ओपनिंग स्टॉक कहलाएगा 500 रुपये, 31 मार्च को जो दे रखा है वो क्लोजिंग स्टॉक कहलाएगा 200 रुपये। बाकी की 4 मदद जैसे कि ये बता रहे हैं लेनदार रह गए थे, तो लेनदार भी क्रेडिटर्स कह दो या आउटस्टैंडिंग कह दो, एक ही बात है। क्रेडिटर्स कह दो या आउटस्टैंडिंग कह दो। तो आउटस्टैंडिंग ये दोनों है हमारे। आउटस्टैंडिंग का मतलब ये 1 अप्रैल का है तो लास्ट ईयर का आउटस्टैंडिंग है, और ये 31 मार्च का है मतलब ये करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग है। जैसे कि यहाँ पर भी आपको दे रखा था लास्ट ईयर का आउटस्टैंडिंग 15,000 थे और करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग 6,000 थे। तो यहाँ पर भी आपके स्टेशनरी में भी लास्ट ईयर का आउटस्टैंडिंग है और करंट ईयर का भी आउटस्टैंडिंग है। इसी टाइप से फिर दे रखा है अग्रिम भुगतान। तो अग्रिम भुगतान भी हमारे यहाँ पर दे रखा है 1 अप्रैल को जो अग्रिम भुगतान है वो गत वर्ष में एडवांस था, और 31 मार्च को जो एडवांस दे रखा है वो करंट ईयर में एडवांस है। मतलब 4 मदद जो यहाँ दे रखी थी, ये 4 मदद वही 4 मद यहाँ पर भी है हमारे पास में। लेकिन इन 4 मदों के अलावा हमारे पास में 2 मदद और आ गई है, जो क्या मद आ गई है? एक्स्ट्रा स्टेशनरी का स्टॉक, ओपनिंग और क्लोजिंग। अब इन 4 मदों के लिए हमारे पास में फॉर्मूला था। क्या फॉर्मूला था? करंट ईयर का और लास्ट ईयर का हमें क्या करना है? अगर करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग है तो ऐड करना है, लास्ट ईयर का आउटस्टैंडिंग था तो लेस कर देते हैं। इसी टाइप से करंट ईयर में अगर एडवांस था तो हम लेस कर देते थे, और लास्ट ईयर का एडवांस था तो हम ऐड कर देते। लेकिन अब ओपनिंग और क्लोजिंग स्टॉक का भी क्या करना है, तो वो भी मैं ऐड कर देता हूँ। स्टॉक कर दो, ये लो, और स्टॉक को करंट ईयर का है मतलब क्लोजिंग स्टॉक है, और क्लोजिंग स्टॉक को क्या करना है? हमें ऐड करना है, और लास्ट ईयर का है तो हमें लेस करना है। ये क्लोजिंग है, ये क्लोजिंग स्टॉक है, और ये ओपनिंग स्टॉक है। अब समझा दो आपको कि हम जो ज्ञात कर रहे हैं वो क्या ज्ञात कर रहे हैं? इनकम और एक्सपेंडिचर ज्ञात कर रहे हैं। अर्थात हम एक्सपेंसेस ज्ञात कर रहे हैं, और दिया हुआ क्या है? रिसीट एंड पेमेंट। अब रिसीट एंड पेमेंट कितना होता है वो वास्तव में खर्च हुआ वो जरूरी नहीं है। हमने खरीद तो ली स्टेशनरी, लेकिन वो पूरी खर्च तो तभी होगी जब उनका यूज होगा। अगर स्टॉक के रूप में बची हुई है तो वो खर्च नहीं कहलाएगी। अर्थात गत वर्ष में यदि हमारे पास में कोई स्टॉक था, ओपनिंग स्टॉक था, तो इसको हमारे इस साल जो खरीदे हुए स्टेशनरी के स्टॉक में ऐड हो गया। हमारे पास में टोटल स्टॉक कितना हो गया? अर्थात वापस रिपीट करूं, करंट ईयर में हमने स्टेशनरी जो खरीदी है उस स्टेशनरी में गत वर्ष में जो बची हुई स्टेशनरी का स्टॉक है वो लाके ऐड करेंगे, तब जाके हमारे पास में टोटल स्टॉक हो जाएगा। और उसमें से वर्ष के अंत में जो स्टेशनरी बची हुई है वो हम लेस करेंगे, ताकि बाकी की कहा गई खर्च होगी। तो हमें खर्च तो याद करनी है। अर्थात हम करेंगे क्या? ओपनिंग को क्या कर देंगे? ऐड, सॉरी क्या कर देंगे? ये ओपनिंग को कर देंगे ऐड, और क्लोजिंग को कर देंगे लेस। ओपनिंग स्टॉक को ऐड करना है और क्लोजिंग स्टॉक को लेस करना है। इस फॉर्मूले के तहत आप क्या करोगे? जिस तरीके से इनकम एंड एक्सपेंडिचर बनाया है वैसे के वैसे आप क्या करोगे? यहाँ पर भी इनकम एंड एक्सपेंडिचर बनाओगे। अब इनकम एंड एक्सपेंडिचर बनाने के लिए फॉर्मूला अपने साइड में थोड़ी उतार दो। इस फॉर्मूले को एक साइड में उतार दूंगा। तो यहाँ पर मुझे बनाना है इनकम एंड एक्सपेंडिचर। ये लीजिए इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। यहाँ फॉर्मूला बता देता हूँ मैं। ये करंट ईयर और ये लास्ट ईयर आउटस्टैंडिंग है तो ऐड, और ये हो जाता है लेस। एडवांस है तो ये लेस और ऐड, और स्टॉक है तो ये लेस और ये क्लोजिंग था
और ये ओपनिंग है। सेम इसी टाइप से यहाँ पर टू साइड में एक्सपेंडिचर आता है, ये रुपीज है, ये इनकम क्रेडिट साइड में और फिर रुपीज। अब हमें इस इनकम एंड एक्सपेंडिचर आय व्यय खाते के डेबिट या क्रेडिट में स्टेशनरी को शो करना है। तो पहले ये डिसाइड करो कि ये स्टेशनरी हमारे लिए खर्चा है या आय है। तो स्टेशनरी जब खरीदते हैं उसका यूज करते हैं तो स्वाभाविक है ये हमारा खर्च होगा, और खर्चा है तो आप एक्सपेंडिचर साइड में इसको लिखोगे और टू से शुरुआत कर देते हैं। तो टू स्टेशनरी, स्टेशनरी कितने से लिखोगे? तो आप जो बना रहे हो वो रिसिप्ट एंड पेमेंट से बना रहे हो इनकम एंड एक्सपेंडिचर। इसका मतलब आपको पहले शुरुआत कहाँ से करनी है? रिसिप्ट एंड पेमेंट से। तो स्टेशनरी रिसिप्ट नहीं होगी बल्कि स्टेशनरी का आपने पेमेंट किया है, और पेमेंट कितना किया है लिख रखा है। 16-17 वर्ष के दौरान स्टेशनरी की राशि चुकाई है। चुकाई कितनी? 2500। तो हमें पेमेंट से शुरुआत करनी है और वो होगा 2500। अब 2500 में बाकी की ये 6 मदद जो दे रखी है इनका आपको एडलेस समायोजन करना है। और समायोजन के लिए मैंने आपको फॉर्मूला पहले समझा दिया था, और अब ये फॉर्मूले रूप में लिख दिया है, आप डायरेक्ट इससे ले सकते हो। तो आप देखिए सबसे पहले हम स्टॉक को ही ले लेते हैं। स्टॉक ये ओपनिंग स्टॉक दे रखा है। ओपनिंग स्टॉक को क्या करोगे? ऐड। ओपनिंग स्टॉक को क्या करोगे? ऐड। और क्लोजिंग स्टॉक को क्या करोगे? लेस। तो लेता हूं मैं यहाँ पर ऐड ओपनिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक कितना दे रखा है? 500। तो ले आता हूँ मैं ये 500, टोटल हो गए 3000, और 3000 में फिर लेस कर देता हूँ क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक के कितने हैं? वर्ष के अंत वाला देखिए 200 रुपये। तो ये 200 रुपये लेस किया, आ गया कितना शेष? 28। स्टॉक का समायोजन हो गया। बाकी के साथ समायोजन जो आउटस्टैंडिंग और एडवांस के हैं जो सब्सक्रिप्शन में हमने किया था उनका वही है, सेम टू सेम। तो देखते हैं सबसे पहले जो दे रखा है, आप 300 रुपये आप ले रहे हो लास्ट ईयर के लिए, क्या कहला रहे हैं? आउटस्टैंडिंग है, क्रेडिटर्स है। तो आप 300 रुपये को लेते हो तो क्या लिखोगे? गत वर्ष का है, गत वर्ष का आउटस्टैंडिंग, गत वर्ष ये रहा गत वर्ष का, और आउटस्टैंडिंग ये रहा। तो क्या करना है इसको? लेस। तो आप लिखोगे यहाँ पर लेस। आउटस्टैंडिंग लिख दो या क्रेडिटर्स लिख दो, बात एक ही है। तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पर क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स फॉर लास्ट ईयर। लास्ट ईयर के क्रेडिटर्स कितने? 300। लास्ट ईयर के क्रेडिटर्स कितने हैं? 300। 300 रुपये। ये लीजिए 300 रुपये, ये लेस होते हुए रह गया 2500। फिर इसी टाइप से ये भी ले लेते हैं आउटस्टैंडिंग, साथ साथ में ले लेते हैं लोग। तो ये है करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग, और वो ऐड होना है। तो मैं ऐड कर देता हूँ यहाँ पर क्रेडिटर्स में, ये भी क्रेडिटर्स फॉर करंट ईयर 300 रुपये ऐड करके हो गया ये वापस 2800। अब इसी टाइप से फिर आगे बढ़ते हैं। तो एडवांस पे आते हैं। एडवांस ये लास्ट ईयर का एडवांस है। लास्ट ईयर का एडवांस हमें क्या करना है? लास्ट ईयर का एडवांस हमें ऐड करना है। तो मैं यहाँ लिखता हूँ ऐड एडवांस इन लास्ट ईयर। लास्ट ईयर का एडवांस कितना है? 100 रुपये। तो 100 रुपये लेस करते ही रह गया ये 2700 रुपये। और करंट ईयर का एडवांस है तो वो ऐड होना है। लास्ट ईयर में एडवांस ऐड हो गया और करंट ईयर का एडवांस लेस होना है। तो करेंगे हम लेस एडवांस इन करंट ईयर। करंट ईयर में एडवांस की राशि कितनी है? 150 रुपये। तो ये लीजिए 150 रुपये यहाँ पर लेस कर देते हैं। 28। ये सॉरी ये ऐड करना था, यहाँ नंबर कर देना है। ये 2700 रुपये ऐड करते ही ये हो जाता है 2800। 2900 ऐड कर दिया। और 2900 में से 150 लेस करो 2750। 2750 रुपये। एक बार वापस दोबारा चेक करो तो ऐड ही हुआ है 3000, ये लेस हो गया 2800
और ये लेस हो गया 2500, ऐड हो गया 2800, ऐड हो गया 2900 और लेस हो गया 2750 रुपए। तो 2750 रुपए हमारे स्टेशनरी की एक्सपेंडिचर मतलब व्यय राशि क्या हुई है। पेमेंट तो हुआ था टोटल 2500, लेकिन एक्सपेंसेस की बात करें तो एक्सपेंसेस हो गया है 2750 रुपए। इनके से इनकम एंड एक्सपेंडिचर के काफी मजा आती है, लेकिन हमें प्रश्न में सिर्फ एक मत पूछी गई है तो हम एक ही मत बता रहे हैं। और इस तरीके से एक मत आप बता के इसको इतना छोड़ दो, इसको बैलेंस निकाल के सरप्लस डेफिसिट निकालने की आवश्यकता नहीं रहेगी, क्योंकि इसमें बाकी की मदद जब नहीं दे रखी है तो हम उनको नहीं लिख पा रहे हैं। इतना करके आपको छोड़ देना है। एक ही मत के लिए पूछा है, एक मत हमने दर्शा दिया है। ठीक है लोग, इतना आप कर लेना। ये भी अपने होमवर्क की कॉपी में कर देना और साथ में पोर्टफोलियो फाइल के लिए भी मुझे पेज पे ही लिख के पेपर जमा करवा देना, आपकी फाइल के अंदर लगा देना।